नमस्कार साथियों, यह है यूट्यूब का पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडवा। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। आपसे दोबारा यही आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने 1980 से सफ़र किया और बहुत हद मंजिल तक वो पहुंच गई। पहले जो उसका रूप था जनसंघ, उसका लक्ष्य था कि हमें देश को परम वैभव पर पहुंचाना है। जैसे कि जो आरएसएस का लक्ष्य था वही बीजेपी का था। और जो अंतिम लाइन का व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भी उस प्रगति में शामिल हो, ताकि देश का हर एक नागरिक खुशी से रहे, कोई किसी को भूखा सोना ना पड़े और देश की प्रगति में सहयोग करे, जिससे उन व्यक्तियों को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। यही लेकर बीजेपी की नींव डाली गई। पहले जनसंघ ने देखा कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में जो हालात बनाए थे उससे निकलने के लिए तो बीजेपी ने जो पहला उसका जनसंघ का रूप था वो दूसरी पार्टी उसमें मिल गया और जनता पार्टी बन गया। लेकिन जब पार्टी में जो पता चला कि जनता पार्टी में वो गुटबाजी बिल्कुल वैसे ही रही जैसे कि कांग्रेस कल्चर में रहती थी, तो भाजपा ने फैसला किया कि हम अलग ही रहेंगे। जो हमारा लक्ष्य है हम ऐसे पूरा नहीं कर सकते। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 370 का हटाना और भी कई, जो राम मंदिर की तो बाद में पालमपुर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। इस तरह से बीजेपी ने फैसला किया कि हम अलग होकर देश की सेवा करेंगे। और मकसद यही था, लक्ष्य यही था कि देश का हर एक नागरिक, जितना बड़ा वर्ग उसमें शामिल हो उतना देश के लिए ठीक रहेगा। इसमें दूसरे पार्टियों के या जो कोई आईएएस वगैरह दूसरे खिलाड़ी थे उनका भी सहयोग लेने का प्रयास किया गया और उससे पार्टी को फ़ायदा भी हुआ, देश को फ़ायदा हुआ। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक उदाहरण के तौर पर आप एस जयशंकर लीजिए। उनको बीजेपी में शामिल कर दिया गया और उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया और अब देख रहे हैं कि देश के लिए वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मोदी चाहते हैं वैसा काम जयशंकर जी भी करते हैं। जो सीतारमन थी फाइनेंस मिनिस्टर, जो है वो भी 2000 के बाद ही पार्टी में शामिल हुई। उनका भी देखो एज वित्त मंत्री बहुत अच्छा बढ़िया काम है। नितिन गडकरी पहले से ही थे और काम अच्छा कर रहे हैं। जो पहले ही आरएसएस से जुड़े हुए थे या बहुत देर से बीजेपी में है, उनसे ये उम्मीद की आशा की जाती है कि वो अच्छा काम करेंगे। इस सिलसिले में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और ये जो वाजपेयी जी ने, उन्होंने बीजेपी के बाहर से कई लोगों को पार्टी में शामिल करवाया गया। जैसे सिकंदर बख्त, अरुण शौरी, सतपाल मलिक और यशवंत सिन्हा जैसे लोग कि यहाँ उसको जो ये जो सतपाल मलिक थे उसको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया, ये सोचकर कि वो राष्ट्र के काम आएंगे, क्योंकि वो जाटों के अच्छे नेता है। उनको लगा कि जाटों में वो सेवा करके जाटों को पार्टी के साथ जोड़ेंगे, जिससे कि देश का बहुत ही फायदा होगा। लेकिन देखा गया कि जो सतपाल मलिक थे उनकी तमन्ना और कुछ थी। वो कुछ हासिल करना चाहते थे पर्सनल अपनी लाइफ के लिए। उनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दिया गया। गवर्नर के दौरान भी वो किसानों के लिए बोलते रहे, मोदी जी के खिलाफ बोलते रहे और जो भी जितना भी वो अपोजिशन की तरह बिहेव करना चाहिए वैसा उन्होंने किया। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि देश का इससे नुकसान होगा, इसलिए वो जो कहते हैं करने दीजिए। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई तो क्योंकि वो वहाँ पर गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर की आवश्यकता थी, इसलिए उनको वहाँ से हटाकर दूसरे राज्यों के गवर्नर की तरफ, मतलब 2-3 राज्यों के गवर्नर बना दिया गया। लेकिन फिर भी वो भाजपा पर इल्ज़ाम लगाते रहे, मोदी पर इल्ज़ाम लगाते थे, करप्शन का इल्ज़ाम लगाते रहे और सिर्फ इनकी तमन्ना ये थी कि वो उसको
वाइस प्रेसिडेंट भारत का बना दिया, इसलिए वो दबाव बनाना चाहते थे। लेकिन भाजपा में ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं रहती। जब भाजपा ने सोचा कि ये आदमी सिर्फ अपने मतलब का आदमी है, अपने हित का सोचता है, तो इसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जब उसके 5 साल पूरे हो गए तो उसको दोबारा गवर्नर नहीं बनाया, न लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाकर। उससे वो जो सत्यपाल मलिक है वो चिढ़ गए। इसी दौरान एक मामला पेश आया, सामने आया कि एक जम्मू कश्मीर में एक हाइडल प्रोजेक्ट के लिए रिश्वतखोरी का मामला पेश आया, जिसमें बताया जाता है कि सत्यपाल मलिक भी शामिल था और उसकी एफआईआर कोर्ट में दायर की गई है, राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई, जिसमें उसका भी नाम है। पहले वो कहते थे कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए वो ये कहते थे कि मोदी जी में पाकिस्तान के साथ जंग करने का गुर्दा नहीं है, वो लड़ नहीं सकते हैं, वो सिर्फ एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग करेंगे, दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग करेंगे। फिर उन्होंने जब देखा कि मोदी जी ने करके भी दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर भी किया, तो सत्यपाल मलिक को जब फिर पता चला कि मेरे खिलाफ केस फाइल हुआ है, क्योंकि वो जानते थे एफआईआर लॉन्च हुई है, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है। अभी हम वो तो प्रूफ हुआ नहीं है, लेकिन प्रमा फाशई तो केस उनके ऊपर बनता है, तभी तो एफआईआर लॉन्च की गई है। जो आदमी ये कहता था कि मोदी जी का गुर्दा नहीं है, ये सुनते ही वो हॉस्पिटल में, राम मनोहर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, मेरी डायलिसिस हो रही है, मेरा पता नहीं, इसलिए मैं तो आपसे संपर्क नहीं कर पाऊँगा। तो डर बहुत गए। ऐसे लोगों से भाजपा को होशियार रहना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि नए नए लोगों को लाना है, देश की तरक्की करवानी है, तो ऐसे लोगों को लाना ही ज़रूरी है, क्योंकि किसके दिल में क्या है इसकी जानकारी पहले नहीं चलती है। इसके बाद तो एक और व्यक्ति थे, यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा, अडवाणी जी ने सोचा कि एक आईएएस आदमी रिटायर हुआ है, तो ये इसकी काबिलियत के कारण उसको उच्च पद पर तैनात किया। चंद्रशेखर की हुकूमत में भी उसको वित्त मंत्री की जगह दी गई और बीजेपी सरकार में भी उसको वित्त मंत्री बनाया गया। तब तक तो ठीक रहा। जब उनको देखा गया कि इसकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल अलग है, ये सिर्फ अपने हित के लिए काम करता है, तो ये बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलने लगा। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस से भी हाथ मिलाने को तैयार था, लेकिन उन्होंने घास नहीं डाला। इसके बाद वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा हुआ और बिल्कुल इस तरह से जो देश के दुश्मन की तरह सरकार के खिलाफ बोला, और जो नीतियां थी जो कि देश के फेवर में थी, उन नीतियों का भी उन्होंने अपोजिशन किया। इस हद तक गए कि जैसे उनसे कोई इस प्रकार की कोई उम्मीद नहीं थी, ये आदमी इस कदर गिर जाएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो उसको हारना ही था। लेकिन एक चीज़ आश्चर्यजनक है, ये ऐसा मतलबी आदमी है, इसने अपने बेटे का कैरियर भी खराब कर दिया। अपने लालच के लिए, अपने लोभ के लिए उसने बेटे का जो कैरियर है खराब कर दिया। उसका बेटा तरक्की कर रहा था और अच्छा काम भी करने लगा था, लेकिन ये आदमी ऐसा था, उसको बेटे की भी चिंता नहीं, सिर्फ अपने लिए उसको प्रसिद्धि चाहिए। और क्या कारण था, किस लिए ये बिल्कुल चाहता था कि उसको कोई मंत्री बना लिया जाए और उसको कंटिन्यू किया जाए। ऐसे लोगों को भी भाजपा में तो शामिल किया गया, लेकिन उन पर भी ऐसे लोगों को जो बाहर के लोग हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये भाजपा की मजबूरी है कि नए नए लोगों को पार्टी में ले आना। एक और व्यक्ति है सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने कभी राम मंदिर मूवमेंट के लिए भी काम किया। इमरजेंसी में उनका पता था कि इंदिरा गांधी को नाक चने चबाए, उनको किस तरह से राज्यसभा में पेश, और उसको सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं पकड़ पाए और उन्होंने अच्छा काम किया। ये कहे 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो लोगों को लगने लगा था कि वो आने वाले प्रधानमंत्री हैं आगे उनके लिए, क्योंकि उनकी उम्र 37 साल उस टाइम थी, पढ़े लिखे थे, बहुत समझदार थे,
वो लोग कहने लगे कि प्रधानमंत्री मटीरियल के आदमी है। लेकिन धीरे धीरे जब उनको पता चला कि ये मुझे तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, तो वो जनता पार्टी में जब शामिल हो गए, तो जनता पार्टी जब उसके टुकड़े हो गए तो जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बनकर रह गए। और यही एक व्यक्ति था जिसने जयललिता से मिलकर वाजपेयी सरकार की हुकूमत गिराई थी। और कहता था कि मैं देश के लिए काम करता हूँ, मैं करप्शन को उजागर करना चाहता हूँ। जिस जयललिता को पहले करप्शन में फंसा लिया और उसको सज़ा भी हुई, उसी करप्शन जयललिता से मिलकर उसने वाजपेयी जी की सरकार गिराने का प्रयास किया है। फिर क्योंकि ये बयान देने के लिए बड़े फेमस हैं, तो सरकार ने उसे एक राज्यसभा का मेंबर बना दिया, जो अभी की सरकार है। तो वो पीछे पड़ गया सोनिया गांधी के पीछे, और उसमें नेशनल हेराल्ड केस में उनके खिलाफ केस दायर किया। कई ऐसे लोग होते हैं जब उनको पद मिलता है, फ़ायदा मिलता है, तो अपोजिशन के खिलाफ जाते हैं, नहीं मिलते तो सरकार की खिलाफवर्जी करते थे। राजीव गांधी से ऐसे मिले थे जैसे उनके 100 साल से उनकी पुराने जन्म में भी दोस्ती थी। ऐसे लोगों से भाजपा को होशियार रहना चाहिए। लेकिन सिस्टम बनाने के लिए, सिस्टम को प्रमोट करने के लिए सहायता सबकी लेनी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ऐसे लोग अपने जो काबिलियत का और अपनी जो लियाकत है उसका दुरुपयोग न करें, नाजायज़ लाभ ना उठाएं। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे।